Welcome to the next lecture of respiration and circulation. If you remember, in the previous lecture we were discussing about the mechanism of respiration. So we'll continue the same part, mechanism of respiration. Now, as you know, mechanism of respiration includes four main parts. The first part is breathing, the second part is external respiration, the third part is internal respiration, and the fourth one is cellular respiration. In the previous lectures I have explained in brief all about all these mechanisms. Particularly in detail we have discussed about the breathing and external respiration. Last time, that is in the 6th lecture, we were talking about internal respiration. इसके बारे में हम पढ़ रहे थे. As you know, internal respiration is the exchange of gas between blood and the tissue, between tissue and blood, the exchange which occurs, and also it includes the transportation mechanism, the transportation of oxygen and transportation of carbon dioxide. Now, in the internal respiration, we have to discuss two main parts, transport of oxygen and transport of carbon dioxide. ये part हम last lecture में cover कर चुके थे, ये हम पढ़ रहे थे transportation of carbon dioxide. Now, as far as transportation of carbon dioxide is concerned, it is done by three different mechanisms. Okay, it is done, means transportation of carbon dioxide, it may be done with the help of plasma, it may be done with the help of bicarbonate ion, or it may be done with the help of RBC. The proportion is written, 7% transportation is done by plasma, 70%, that is majority of the transportation of carbon dioxide is done by bicarbonate ions, and 23% is done with the help of RBC, with the help of hemoglobin present in RBC. इसमें से ये मैकेनिज्म और ये मैकेनिज्म लास्ट टाइम हमने पढ़ा था. सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विद द हेल्प ऑफ बाइकार्बोनेट आयन, और उसके बाद वी विल डिस्कस अबाउट द सेल्युलर रेस्पिरेशन. सो नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद द ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विद द हेल्प ऑफ बाइकार्बोनेट आयन. Now see the transportation of carbon dioxide with the help of bicarbonate ion. How the transportation is done? This is totally explained with the help of this flow chart and diagram. Just try to understand the transportation of carbon dioxide with the help of bicarbonate ion. Now see carefully. This is the tissue. ये हमारी सेल से टिश्यू है जिसके अंदर सेल्यूलर रेस्पिरेशन होता है, और सेल्यूलर रेस्पिरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है. तो कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोडक्शन टिश्यू के अंदर होता है. ये टिश्यू से डिफ्यूज होकर टिश्यू के बाहर आया. कहां पर आया? इंटरस्टिशियल फ्लूइड, ऑल्सो कॉल्ड एज टिश्यू फ्लूइड. टिश्यू के बाहर जो फ्लूइड है कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज होकर उसमें आया. अभी ये कार्बन डाइऑक्साइड टिश्यू फ्लूइड से, इंटरस्टिशियल फ्लूइड से डिफ्यूज होकर कहां पर एंटर होगा? ब्लड वेसल्स में, ब्लड कैपिलरीज में एंटर होगा. ये ब्लड कैपिलरी की वॉल है. ये ब्लड कैपिलरी की फ्लैट या स्क्वैमस एंडोथीलियल सेल है, फ्लैट एपिथीलियल सेल है. इसके अंदर ब्लड है, यानी यहां पर ब्लड है, ये इंटरस्टिशियल फ्लूइड है, और ये हमारा टिश्यू है. वंस अगेन, टिश्यू में प्रोड्यूस होने वाला कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज होकर के इंटरस्टिशियल फ्लूइड में आया, और इंटरस्टिशियल फ्लूइड से वो ब्लड में एंटर हुआ. ब्लड में एंटर होने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड या तो प्लाज्मा में रहेगा या फिर आरबीसी के अंदर एंटर होगा. दिस शेप इंडिकेट्स द आरबीसी. ये हमारी आरबीसी है. अभी प्लाज्मा में क्या होता है? लिसन केयरफुली. प्लाज्मा में, प्लाज्मा द लिक्विड पार्ट ऑफ द ब्लड इज कॉल्ड एज प्लाज्मा. प्लाज्मा में कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ कंबाइंड होगा. प्लाज्मा में वाटर पहले से ही प्रेजेंट है, मोर देन 90% वाटर इज प्रेजेंट इन प्लाज्मा. तो कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइंड्स विथ वाटर प्रेजेंट इन प्लाज्मा एंड इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोनिक एसिड. यहां पे कार्बोनिक एसिड बनेगा. रिमेंबर, दिस इज अ स्लो प्रोसेस. यहां पे कोई एंजाइम यूज नहीं होती है. यहां पर आगे हम एक एंजाइम के बारे में पढ़ेंगे. यहां पे कार्बोनिक एसिड का फॉर्मेशन होगा. कार्बोनिक एसिड इज अनस्टेबल कंपाउंड, एंड बिकॉज ऑफ इट्स अनस्टेबिलिटी कार्बोनिक एसिड स्प्लिट हो जाएगी एज शोन इन द डायग्राम. कार्बोनिक एसिड स्प्लिट होके बनेगा बाइकार्बोनेट आयन और हाइड्रोजन आयन. वंस अगेन, यहां पे जो CO2 एंटर हुआ था, ब्लड कैपिलरीज में एंटर हुआ था, ये प्लाज्मा में मौजूद वाटर के साथ रिएक्ट हुआ. ये स्लो प्रोसेस है. इसमें कार्बोनिक एसिड का फॉर्मेशन होगा. कार्बोनिक एसिड जो अनस्टेबल कंपाउंड है, ये वापस से स्प्लिट होकर बन जाएगा. बाइकार्बोनेट आयन और हाइड्रोजन आयन का फॉर्मेशन होगा. दिस इज व्हाट हैपेन इन द केस ऑफ प्लाज्मा.
अभी जो कार्बन डाइऑक्साइड आरबीसी में एंटर होती है उसका क्या होता है, लिसन हियर। देखो आरबीसी, ये आरबीसी है, आरबीसी में एंटर होने वाला कार्बन डाइऑक्साइड, दिस कार्बन डाइऑक्साइड अगेन रिएक्ट विथ वाटर एज इन द प्रीवियस केस वी हैव सीन। प्लाज्मा में भी वो वाटर से रिएक्ट होती है, यहां पर भी वो वाटर से रिएक्ट होती है, लेकिन आरबीसी के अंदर एक एंजाइम है कार्बोनिक एनहाइड्रेज। Remember, this enzyme is only present in RBC. This enzyme is not present in plasma. तो इस एंजाइम में जिंक प्रेजेंट है, जिंक के प्रेजेंस में, कार्बोनिक एनहाइड्रेज के प्रेजेंस में ये रिएक्शन बहुत फास्ट होगा, इसके कंपैरिजन में ये रिएक्शन फास्ट होगा। ये स्लो मैकेनिज्म है, ये फास्ट मैकेनिज्म है। अभी वापस से रिएक्शन सेम हो रहा है। इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिक एनहाइड्रेज, this carbon dioxide and water combines to form unstable compound, that is carbonic acid. Now this carbonic acid, again in presence of carbonic anhydrase, it splits to form bicarbonate ion and hydrogen ion, as we have seen in the previous case. तो ये रिएक्शन जो है ये दोनों जगह पर सेम है। फर्क कितना है कि यहाँ पे ये रिएक्शन स्लो हो रहा है, यहाँ पे रिएक्शन फास्ट हो रहा है। रीजन द प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिक एनहाइड्रेज। अब क्या होता है, देखो ये रिएक्शन इस सेल के अंदर कंटिन्यूअसली चलता रहेगा, एंड बिकॉज ऑफ कंटिन्यूअस रिएक्शन यहां पे बाइकार्बोनेट आयन एक्यूमुलेट होगा। ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ बाइकार्बोनिक आयन, ज्यादा बाइकार्बोनिक आयन एक्यूमुलेशन के बाद ये बाइकार्बोनिक आयन आरबीसी से डिफ्यूज होकर बाहर जाएगा। ये आरबीसी से डिफ्यूज होकर बाहर गया, बाइकार्बोनेट आयन आरबीसी से डिफ्यूज होकर बाहर जाएगा, और बाहर जाने की वजह से आयोनिक एक्सचेंज की वजह से ये इम्बैलेंस हो जाएगा। जो आयोनिक कॉन्सेंट्रेशन है आरबीसी के अंदर और आरबीसी के बाहर का जो आयोनिक कॉन्सेंट्रेशन है वो कॉन्सेंट्रेशन डिस्टर्ब हो जाएगा, इम्बैलेंस हो जाएगा, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज जो है ये बाहर जा रहा है, बाइकार्बोनेट आयंस बाहर जा रहे हैं। अब ये इम्बैलेंस हो गया। इस इम्बैलेंस को बैलेंस करने के लिए बाहर से Cl- अंदर एंटर होगा। ये Cl- जब अंदर एंटर होगा तो ये इस इम्बैलेंस को बैलेंस करेगा। ये Cl- का एंटर होना, दिस इज जस्ट रिस्पॉन्सिबल टू मेंटेनिंग द बैलेंस, आयोनिक बैलेंस को मेंटेन करने के लिए ऐसा हो रहा है। एंड दिस मैकेनिज्म इज कॉल्ड एज क्लोराइड शिफ्ट। दिस मैकेनिज्म of entering Cl- into the RBC is called as chloride shift. It may also be called as Hamburger's phenomenon. इसको क्लोराइड शिफ्ट कहते हैं या Hamburger's phenomenon कहते हैं। ये मैकेनिज्म आयोनिक कॉन्सेंट्रेशन को बैलेंस करने के लिए होता है। तो ये HCO3- बाहर चला गया, Cl- अंदर आ गया। यहां तक क्लियर हुआ। अब क्या होगा, ये जो हाइड्रोजन आयन अंदर इंक्रीज होता जा रहा है क्योंकि ये रिएक्शन चलता रहेगा। इस हाइड्रोजन आयन के इंक्रीज होने से देयर इज अ चांस ऑफ लोअरिंग द पीएच ऑफ ब्लड। ब्लड का पीएच नॉर्मल से कम हो सकता है, मतलब एसिडिक हो सकता है हाइड्रोजन आयन के इंक्रीज होने की वजह से। अब ये हाइड्रोजन आयन जो इंक्रीज हो रहा था, ये हाइड्रोजन आयन का क्या होगा, ये हाइड्रोजन आयन हीमोग्लोबिन में जो प्रोटीन प्रेजेंट होती है, हीमोग्लोबिन में जो प्रोटीन है उसके साथ रिएक्ट होगा और हीमोग्लोबिन को रिड्यूस कर देगा, यानी HHB का फॉर्मेशन होगा। दिस इज रिड्यूस्ड हीमोग्लोबिन। अब रिड्यूस्ड हीमोग्लोबिन के फॉर्मेशन की वजह से देखो यहां पर ब्लड के पीएच का कम होने की प्रोबेबिलिटी थी, पीएच रिड्यूस हो रहा था, लेकिन उस रिड्यूस होने वाले पीएच के चांसेस को एलिमिनेट कर देगा ये रिड्यूस्ड हीमोग्लोबिन। इट मेंटेन्स द ब्लड पीएच। तो यहां पे जो पीएच कम होने का चांस था, यहां पे रिड्यूस्ड हीमोग्लोबिन के फॉर्मेशन की वजह से वो ब्लड का पीएच जो है अब वो मेंटेन रहेगा। नाउ द नेक्स्ट थिंग, देखो बच्चों आरबीसी से बाहर निकला था ये बाइकार्बोनेट आयन, राइट। बाइकार्बोनेट आयन आरबीसी से बाहर निकला था, जिसके निकलने की वजह से Cl- अंदर एंटर हुआ था। तो ये बाइकार्बोनेट जो बाहर निकला था, जिसने आयोनिक कॉन्सेंट्रेशन को इम्बैलेंस कर दिया था, ये बाइकार्बोनेट अब क्या करेगा, ये कंबाइंड होगा या तो सोडियम से या तो पोटेशियम से। अब अगर सोडियम से कंबाइंड होगा, बाइकार्बोनेट आयन अगर सोडियम से कंबाइंड होगा तो बनेगा सोडियम बाइकार्बोनेट, और अगर पोटेशियम से कंबाइंड होगा तो यहां पर फॉर्मेशन होगा पोटेशियम बाइकार्बोनेट का। नाउ दिस सोडियम एंड पोटेशियम बाइकार्बोनेट विच इज फॉर्म्ड हियर,
सोडियम एंड पोटेशियम बाइकार्बोनेट इट अगेन मेंटेन द पीएच ऑफ ब्लड, ये वापस से ब्लड के पीएच को मेंटेन करेंगे। अब ये सोडियम और पोटेशियम बाइकार्बोनेट के फॉर्म में, या यू कैन से बाइकार्बोनेट आयंस के फॉर्म में कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्टेशन होता है। हम यही पढ़ रहे हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है, विद द हेल्प ऑफ बाइकार्बोनेट। अब ये हमारे ब्लड से फ्लो होता हुआ कहां तक जाएगा, ये हमारे लंग्स में जो अल्वियोलाई है, एग्जाम्पल ये हमारे अल्वियोलाई है, लंग्स का अल्वियोलाई है, इसके बाहर ब्लड कैपिलरीज है, यहां पर पहुंचेगा बाइकार्बोनेट आयन। सोडियम और पोटेशियम बाइकार्बोनेट के फॉर्म में, आयन के फॉर्म में यहां पर पहुंचेगा बाइकार्बोनेट आयन। नाउ दिस बाइकार्बोनेट आयन, अब इस बाइकार्बोनेट आयन का क्या होगा, नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ दिस इक्वेशन। लंग्स में जहां पर CO2 का पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज लो, यहां पर अल्वियोलाई में पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड लो है, कैपिलरीज में पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हाई है। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा, ये जो बाइकार्बोनेट आयन है, दिस बाइकार्बोनेट आयन कंबाइंस विथ हाइड्रोजन आयन, वो हाइड्रोजन आयन से कंबाइंड होगा अगेन इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिक एनहाइड्रेज, और क्या बन जाएगा, कार्बोनिक एसिड। इस रिएक्शन का रिवर्स रिएक्शन यहां पर होगा, ये जो रिएक्शन हमने आरबीसी में पढ़ा, इसका रिवर्स रिएक्शन यहां पर होगा। जस्ट सी, इस रिएक्शन का ये रिवर्स रिएक्शन है। बाइकार्बोनेट आयन जो यहां तक पहुंचा है, इट कंबाइंस विथ हाइड्रोजन आयन टू फॉर्म कार्बोनिक acid. Now this carbonic acid, obviously in the presence of carbonic anhydrase, this carbonic acid combines with carbon dioxide, this carbonic acid dissociates to form carbon dioxide and water, जिसमें से कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट होके हमारे लंग्स के अल्वियोलाई में पहुंचेगा, जहां पे पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कम है। So this is how RBC and the blood helps in transportation of कार्बन डाइऑक्साइड विद द हेल्प ऑफ बाइकार्बोनेट आयन। तो ये मैकेनिज्म ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विद द हेल्प ऑफ बाइकार्बोनेट आयन कैसे होता है, ये पूरा फ्लो चार्ट, ये पूरा इक्वेशन, पूरा एक्सप्लेनेशन है। इसकी मदद से यू कैन अंडरस्टैंड कि हाउ द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज डन विद द हेल्प ऑफ बाइकार्बोनेट आयन। Now in the mechanism of respiration, the last part is cellular respiration. What happens inside the cell? Inside the cell, the oxygen is responsible for oxidizing the food, and finally the energy is produced, that is called as cellular respiration. In the cellular respiration, the digested food, generally glucose, is oxidized in the presence of oxygen to liberate the energy. The energy which comes out is responsible for the production of ATP. Now see what is given in your book. In the cellular respiration, which is intracellular process, occurs within the cell. Cell के अंदर होने वाला ये mechanism है. It is responsible for food is oxidized. In this mechanism, food is oxidized. You can say glucose is oxidized, or even protein or fatty acid may also be oxidized. तो फूड इज ऑक्सीडाइज्ड एंड एटीपी इज जनरेटेड। ये एक्चुअल वो रेस्पिरेशन है जिसमें एनर्जी लिबरेट होती है, जिसमें एनर्जी यानी कि एटीपी का प्रोडक्शन होता है। नाउ दिस रिएक्शन दैट इज सेल्युलर रेस्पिरेशन कंप्लीट्स इन 2 स्टेप, 2 स्टेप में होता है। पहले मैं आपकी टेक्स्ट बुक के हिसाब से बताता हूं, बाद में कुछ एडिशनल कॉन्सेप्ट बताऊंगा। ये 2 स्टेप में कंप्लीट होता है। द फर्स्ट स्टेप इज ऑक्सीडेशन एंड सेकेंड स्टेप इज फॉस्फोराइलेशन। ऑक्सीडेशन यानी फूड का ऑक्सीडाइज्ड होना, यहां पे C6H12O6 दैट इज ग्लूकोज। ये ग्लूकोज कहां से आया, 11th स्टैंडर्ड में तुमने ह्यूमन न्यूट्रिशन पे जो चैप्टर पढ़ा था उसमें मेंशन किया था कि व्हेन वी कंज्यूम द कार्बोहाइड्रेट, व्हेन वी ईट द स्टार्च इज डाइजेस्टेड इनटू माल्टोज इज फाइनली डाइजेस्टेड इनटू ग्लूकोज। तो जो हम खाना खाते हैं उससे हमको ग्लूकोज मिलता है। हमारी सेल में ग्लूकोज पहले से पहुंच चुका है। हमारी सेल में जो ग्लूकोज है, अब ये ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होगा। ऑक्सीजन कहां से आया, इंटरनल रेस्पिरेशन में आपने ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन के बारे में पढ़ा है कि ही मेनली हीमोग्लोबिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरिंग द ऑक्सीजन अप टू दी सेल। हमारी सेल के अंदर ऑक्सीजन एंटर हुआ, हमारी सेल के अंदर ग्लूकोज पहले से प्रेजेंट था, तो 1 molecule of glucose is oxidized by consuming 6 molecules of oxygen.
This reaction gives 6 molecules of carbon dioxide, 6 molecule of water. इसमें 6 कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोडक्शन होता है, 6 वाटर मॉलिक्यूल का प्रोडक्शन होता है, और इस रिएक्शन में 686 किलो कैलोरीज एनर्जी लिबरेट होती है. रिमेंबर, 1 molecule of glucose when completely oxidized, 1 molecule of glucose when completely oxidized, it liberates 686 kilocalories of energy. अब ये एनर्जी का क्या होगा? जो एनर्जी लिबरेट हुई है, हमारे सेल के अंदर ये रिएक्शन हो रहा है, इस रिएक्शन में एनर्जी लिबरेट हो रही है, ये एनर्जी वेस्ट ना हो जाए, बेकार ना हो जाए, इसके लिए अब इस एनर्जी को स्टोर करना है, इसके पैकेट्स बनाने हैं, इसको स्टोर करके करेंसी के फॉर्म में सेल के अंदर रखना है, सो दैट इट कैन बी यूज लेटर ऑन वेन एवर रिक्वायर्ड. हम कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे, उस एक्टिविटी में वी नीड सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी, तो उस एनर्जी को हमें स्टोर करके रखना है, सो दैट इट कैन बी यूज लेटर ऑन. तो सेकेंड स्टेप में फॉस्फोराइलेशन में क्या होता है? एडीपी, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, एडिनोसिन विथ 2 फॉस्फेट कंबाइंस विथ इनऑर्गेनिक फॉस्फेट. बच्चों, एडीपी और आईपी इनको ज्वाइन करके एटीपी बनाया जाता है. ये एडीपी और आईपी के बीच में जो फॉस्फेट बॉन्ड है, उस बॉन्ड में 7.3 किलो कैलोरीज एनर्जी स्टोर होती है. एडीपी और आईपी के बीच में जो बॉन्ड है, उस बॉन्ड में 7.3 किलो कैलोरी एनर्जी स्टोर होती है. यानी एडीपी और आईपी को ज्वाइन करने के लिए मिनिमम वी नीड 7.3 किलो कैलोरीज ऑफ एनर्जी, और ये सब मिलकर बनेगा 1 मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी. ये मिलके बनेगा 1 मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी. तो दिस इज ऑल अबाउट द सेल्यूलर रेस्पिरेशन. अब इसी से रिलेटेड एक चीज मैं आपको और क्लैरिफाई करूं. 11th स्टैंडर्ड में जब आपने रेस्पिरेशन चैप्टर पढ़ा था, उस रेस्पिरेशन चैप्टर में जो आपको इक्वेशन बताया गया था, रेस्पिरेशन का ओवरऑल इक्वेशन, रेस्पिरेशन का ओवरऑल इक्वेशन था C6H12O6 combined with 6 molecules of oxygen, it gives 6 molecules of carbon dioxide, 6 molecules of water and 38 molecules of ATP. 38 molecules of ATP. मतलब ये कि when one glucose is completely oxidized, it is capable of making maximum 38 molecules of ATP. यहां पे 38 ATP का प्रोडक्शन होता है और हो सकता है. Now, अगर एक एटीपी के फॉर्मेशन में कितनी एनर्जी लग रही है? 7.3 किलो कैलोरीज एनर्जी लग रही है. एक एटीपी के प्रोडक्शन में 7.3 किलो कैलोरीज एनर्जी लग रही है, और मैक्सिमम कितनी एटीपी बनती है? 38 एटीपीज बनती हैं. तो बच्चों, अगर इस 7.3 को हम 38 से मल्टीप्लाई करें, 7.3 को 38, क्योंकि मैक्सिमम 38 एटीपीज बनती है और एक एटीपी के बनने में 7.3 किलो कैलोरीज एनर्जी यूज होती है. उस हिसाब से टोटल कितनी एनर्जी यूज हुई, अगर उसको हम देखें, 7.3 इंटू 38 करें, तो आंसर आएगा 277.4 किलो कैलोरीज ऑफ एनर्जी. इतनी एनर्जी, यानी 277.4 किलो कैलोरीज ऑफ एनर्जी स्टोर हुई है 38 एटीपीज में. व्हाट अबाउट द रेस्ट ऑफ द एनर्जी? बाकी की एनर्जी कहां गई? इसमें से खाली 277.4 किलो कैलोरीज एनर्जी एटीपी में स्टोर हुई है. बाकी की एनर्जी कहां गई? बाकी की एनर्जी विल बी लॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ हीट. विल बी लॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ हीट. रिमेंबर, total energy cannot be conserved whenever energy transfer from one form to another form or one level to another level. Total energy cannot be conserved. तो इसमें से इतनी एनर्जी कंजर्व्ड हुई, बाकी की एनर्जी लॉस्ट हो गई इन द फॉर्म ऑफ हीट. अभी जैसे लेटस वी आर डिस्कसिंग अबाउट द रेस्पिरेशन इन ह्यूमन, तो हमारी बॉडी में जो बॉडी की हीट है, वी आर होम्योथर्म्स, हमारी बॉडी में जो बॉडी की हीट है, उस हीट को मेंटेन करने के लिए ये जो एनर्जी लॉस्ट होती है वो रिस्पॉन्सिबल है. इस हिसाब से अगर कैलकुलेट किया जाए, 277.4 किलो कैलोरीज एनर्जी कंजर्व्ड हुई है, स्टोर हुई है. टोटल एनर्जी कितनी थी? 686 किलो कैलोरीज एनर्जी. अगर इसको हम परसेंटेज निकालें, इसको डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई करें, तो आंसर आएगा 40%. 40% of the energy is conserved in the form of ATP, यानी approximately 40%. 60% of the energy is lost in the form of heat. इसीलिए एक और भी लॉजिक मैं आपको समझाऊं.
अगर किसी के सेल के अंदर होने वाला ये रिएक्शन, सेल्यूलर रेस्पिरेशन जिसे हम कहते हैं, अगर किसी की सेल के अंदर होने वाला ये रिएक्शन फास्ट है, यानी किसी की सेल में कैटाबॉलिज्म की जो स्पीड है वो फास्ट है, मेटाबॉलिज्म फास्ट है, तो उस इंसान की बॉडी में जो हीट लिबरेट हो रही है, मतलब इसको माइनस करने के बाद जो 60% एनर्जी लॉस्ट हो रही है हीट के फॉर्म में, वो हीट ज्यादा लिबरेट होगी, और हीट ज्यादा लिबरेट होने की वजह से उसका बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर के कंपैरिजन में थोड़ा सा हाई हो सकता है। यानी अगर मेटाबॉलिज्म की स्पीड ज्यादा है तो उसका बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर के कंपैरिजन में थोड़ा हाई हो सकता है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट फीवर, थोड़ा सा बॉडी टेम्परेचर हाई होगा। ये एक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज, बच्चों जो आपने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा था रेस्पिरेशन के बारे में, सेल्यूलर रेस्पिरेशन के बारे में, उसमें भी यही स्टेप था, यही रिएक्शन था, यही रिएक्शन था। यहां पे इसको मैंने 2 स्टेप में लिखा है, ये 1 स्टेप में है, मगर वहां पे आपने अलग तरीके से पढ़ा था, वहां पे ऑक्सीडेशन और फॉस्फोराइलेशन के हिसाब से नहीं पढ़ा था, वो भी यही चीज थी, मगर उसको अलग तरीके से आपने पढ़ा था। इफ यू रिमेंबर, पहला स्टेप था ग्लाइकोलिसिस, जहां पे ग्लूकोज ऑक्सीडाइज्ड होता है और पायरुवेट का फॉर्मेशन होता है, पायरुविक एसिड का फॉर्मेशन होता है। सेकेंड स्टेप इज एसिटाइलेशन। एसिटाइलेशन में पायरुविक एसिड अंडरगोज oxidative decarboxylation and responsible for the formation of acetyl CoA. थर्ड स्टेप जो आपने पढ़ा था क्रेब्स साइकिल, उसमें क्या हुआ था, एसिटाइल CoA का जो एसिटाइल है उससे प्रोडक्शन होता है, NADH2 और FADH2 का प्रोडक्शन होता है। एंड इन द लास्ट स्टेप दैट इज इन ETS, NADH2 और FADH2 जो बना था उससे ATP का प्रोडक्शन होता है, जिसको हम ETS कहते हैं। तो सेल्यूलर रेस्पिरेशन आपने 11th स्टैंडर्ड में बॉटनी वाले पार्ट में पढ़ा था, 4 स्टेप में पढ़ा था, ग्लाइकोलिसिस, एसिटाइलेशन, उसके बाद क्रेब्स साइकिल और उसके बाद ETS, उसमें भी फाइनली ATP का प्रोडक्शन हो रहा था। सो दिस इज द अदर वे टू रिप्रेजेंट, हमको इस चैप्टर में इस तरीके से रिप्रेजेंट करना है अकॉर्डिंग टू योर टेक्स्ट बुक। Now starting with the next slide heading, regulation of breathing, 8.4 given in your textbook as regulation of breathing. That means how breathing is regulated. हमारी breathing कब fast होती है, कब slow होती है, कैसे ब्रीदिंग को रेगुलेट किया जा सकता है, वो वॉलेंट्री है कि इनवॉलेंट्री है कि रिफ्लेक्स है, दिस ऑल पार्ट वी विल डिस्कस हियर इन द रेगुलेशन ऑफ ब्रीदिंग। नाउ एज फार एज रेगुलेशन ऑफ ब्रीदिंग, देखो ब्रीदिंग हमारी हमेशा सेम स्पीड में नहीं रहती है, एज पर द नीड एंड रिक्वायरमेंट ब्रीदिंग का रेट चेंज होता है, कभी हम फास्ट ब्रीथ करते हैं, कभी स्लो ब्रीथ करते हैं, दिस ऑल थिंग डिपेंड्स अपॉन द कंडीशन। Now it is controlled by nervous system as well as chemical control भी है, ब्रीदिंग के लिए nervous system भी रिस्पॉन्सिबल है और chemical control का भी contribution है। Now rate of breathing, normal rate of breathing I am talking about, for adult it is approximately 12 times per minute, 12 times, not exactly 12 to 16, in some book they have given 12 to 16 times per minute, so for adult it is 12 times per minute. That means the number of time we breathe in 1 minute. Now in the case of newborn, the rate of breathing is much higher. It is approximately 44 times per minute. जब बच्चे छोटे होते हैं तो उनका रेट ऑफ ब्रीदिंग फास्ट होता है, एडल्ट होने के बाद ब्रीदिंग स्लो हो जाती है। ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि फिजिकल एक्टिविटी के टाइम पे, एक्सरसाइज के टाइम पे या इमोशनल स्ट्रेस के टाइम पे, फियर के टाइम पे रेट ऑफ रेस्पिरेशन इंक्रीज हो जाता है। नाउ नॉर्मल ब्रीदिंग जो है ये एक इनवॉलेंटरी प्रोसेस है, इनवॉलेंटरी, रिमेंबर नॉर्मल ब्रीदिंग इज इनवॉलेंटरी प्रोसेस। दैट मीन्स ब्रीदिंग करने के लिए हमको अपना दिमाग या अपना मेंटल एक्टिविटी या अपना कॉन्सेंट्रेशन यूज नहीं करना होता है। जब भी हम कोई भी दूसरी एक्टिविटी कर रहे हैं, कहीं पर भी कुछ भी एक्टिविटी कर रहे हैं, ब्रीदिंग चलते रहती है, इवन सोने में भी हम ब्रीद नॉर्मली करते रहते हैं। दैट इज वाई इट इज इनवॉलेंटरी प्रोसेस। नाउ रेट ऑफ रेस्पिरेशन एंड डेप्थ ऑफ रेस्पिरेशन, रेट ऑफ रेस्पिरेशन कितने टाइम हम रेस्पायर करेंगे, और डेप्थ ऑफ रेस्पिरेशन मतलब कितना डीप हम रेस्पायर करेंगे। कभी कभी हम नॉर्मल रेस्पायर करते हैं और कभी कभी किसी स्ट्रेस की कंडीशन में या फिजिकल एक्टिविटी की कंडीशन में हम थोड़ा डीप ब्रीथ करते हैं, ज्यादा हवा अंदर जाती है, नॉर्मल से ज्यादा हवा अंदर जाती है। तो रेट ऑफ रेस्पिरेशन एंड डेप्थ ऑफ रेस्पिरेशन इज कंट्रोल्ड बाय न्यूरॉन्स, जनरली इट इज कंट्रोल्ड बाय न्यूरॉन, एंड द न्यूरॉन्स आर सिचुएटेड इन pons and medulla.
pons varoli एंड मेडुला ऑब्लोंगेटा। बच्चों pons varoli और मेडुला ऑब्लोंगेटा ये दोनों के दोनों हमारे हाइंड ब्रेन का पार्ट है। हमारे हाइंड ब्रेन में जो पीछे का साइड है हमारे हाइंड ब्रेन का, उसमें 3 मेजर पार्ट होते हैं। उसमें एक है सेरिबेलम, दूसरा है मेडुला ऑब्लोंगेटा और तीसरा है pons varoli। तो pons varoli and medulla oblongata, they are collectively responsible for controlling this activity of breathing and they collectively makes respiratory center। ये हमारे respiratory center के formation की रिस्पॉन्स, मतलब respiratory center के जो न्यूरॉन्स हैं वो या तो pons varoli में है या medulla oblongata में है, and these neurons are responsible for controlling the rate of respiration and depth of respiration। Now, अभी जो रेस्पिरेटरी सेंटर है, रेस्पिरेटरी सेंटर एज गिवन हियर, रेस्पिरेटरी सेंटर में जो न्यूरॉन्स हैं वो या तो मेडुला में है या pons varoli में है। अभी ये रेस्पिरेटरी सेंटर को 3 ग्रुप में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, 1, 2 and 3। डॉर्सल ग्रुप ऑफ न्यूरॉन, रेस्पिरेटरी सेंटर का जो डॉर्सल ग्रुप ऑफ न्यूरॉन है, इट इज सिचुएटेड इन मेडुला ऑब्लोंगेटा एंड इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, इट विल बी कंसिडर्ड एज इंस्पिरेटरी सेंटर। इंस्पिरेटरी, हवा को अंदर लेने वाला जो मैकेनिज्म है उसको कंट्रोल करता है डॉर्सल ग्रुप ऑफ न्यूरॉन जो मेडुला ऑब्लोंगेटा में सिचुएटेड है। नाउ वेंट्रोलेटरल ग्रुप ऑफ न्यूरॉन, वेंट्रोलेटरल नीचे की साइड और लेटरल साइड में जो न्यूरॉन्स हैं ये भी मेडुला ऑब्लोंगेटा में है। मेडुला का डॉर्सल न्यूरॉन ये इंस्पिरेटरी सेंटर है और मेडुला का ही वेंट्रोलेटरल ग्रुप ऑफ न्यूरॉन will be considered as inspiratory and expiratory center। इसके पास दोनों एक्टिविटी है, इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन दोनों एक्टिविटी है, राइट। नाउ pneumotaxic center, pneumotaxic center is situated in pons varoli। This pneumotaxic center it limits the inspiration, ये केमिकल सिग्नल के लिए और रेस्पिरेशन की जो लिमिट है, कितना डेप्थ तक हमें रेस्पायर करना है उसको कंट्रोल करने के लिए न्यूमोटैक्सिक सेंटर रिस्पॉन्सिबल है जो pons varoli में है। तो ये तीनों सेंटर यानी डॉर्सोलेटरल ग्रुप ऑफ न्यूरॉन मेडुला का, वेंट्रोलेटरल ग्रुप ऑफ न्यूरॉन मेडुला का और न्यूमोटैक्सिक सेंटर pons varoli का, ये तीनों मिलकर हमारे रेस्पिरेटरी सेंटर को बनाते हैं। एंड दिस रेस्पिरेटरी सेंटर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग द रेट एंड डेप्थ ऑफ रेस्पिरेशन। तो ये रेगुलेशन ऑफ ब्रीदिंग का पहला पार्ट था। अभी रेगुलेशन ऑफ ब्रीदिंग का जो सेकेंड पार्ट है दैट इज द मैकेनिज्म, हाउ दिस एंटायर थिंग इज कंट्रोल्ड, हाउ दिस एंटायर मैकेनिज्म इज कंट्रोल्ड। कैसे हम इंस्पायर करते हैं, कैसे एक्सपायर करते हैं, कितनी डेप्थ तक हम करेंगे, वो नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। नेक्स्ट स्लाइड इन द सेंस नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको इसके आगे का मैकेनिज्म एक्सप्लेन करूंगा। सो दिस फॉर टुडे ये मैंने 8.4 का रेगुलेशन ऑफ ब्रीदिंग का यहां तक एक्सप्लेन किया है।